नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CMI फुलेरा की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास तक हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। आज यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, सम्मिश्र समाकलन। ठीक है, तो चैप्टर 7 है और यूनिट सेकंड है। तो पहले हम बेसिक समझेंगे, लिखना नहीं है, पहले मैं समझाऊंगा, जब बोला जाए लिखने को वहाँ से आप नोट्स बनाना स्टार्ट करें या वहाँ से लिखें। ठीक है, तो ध्यान दें, सम्मिश्र समाकलन तो यूनिट सेकंड है और चैप्टर 7 है। तो सम्मिश्र समाकलन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, तो चैप्टर 7, ठीक है। तो ध्यान दें, सबसे पहले है चाप कलनीय वक्र या रेक्टिफाइबल कर्व। ये क्या होता है? तो देखो, एक सतत वक्र है L या C बोल लो। तो एक सतत वक्र लिया है हमने C, उस C की इक्वेशन ली है Z बराबर xt प्लस आयोटा yt। ठीक है, और ये जो t है वो t बिलोंग कर रहा है अल्फा से बीटा के बीच में। ठीक है, और क्या किया है, माना अल्फ़ा बीटा, ये जो अंतराल अल्फ़ा बीटा है, माना अंतराल अल्फ़ा बीटा का n-1 बिंदुओं, कौन कौन, t1, t2, t3 से लेके tn-1 और tn, n ही ले लो, n बिंदुओं, t1, t2, t3, tn-1 से tn द्वारा, माना अंतराल अल्फा बीटा का n बिंदुओं द्वारा n उप अंतरालों, ठीक है, n उप अंतरालों में विभाजन किया गया है, जहां ये बिंदु इस प्रकार लिए गए हैं कि सबसे बड़ा जो बिंदु है, ठीक है, एक टी नोट भी ले लो, इसमें एक टी नोट बिंदु भी ले लिया। ठीक है, टी नोट पॉइंट भी ले लिया, तो टोटल मिला के n+1 बिंदु हो गए। ठीक है, इस प्रकार लिए हैं कि सबसे छोटा है टी नोट, फिर उससे बड़ा t1, फिर उससे बड़ा t2, और इसी टाइप से उससे बड़ा tn-1 और सबसे बड़ा tn। ठीक है, तो ये जो सेट है P, देखो सेम टू सेम आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था ये। तो ये जो सेट है ना, टी नोट बोल लो या अल्फ़ा बोल लो, एक ही बात है, t1, t2, t3, फिर tn-1, tn बराबर ले लो बीटा, इसको बोलते हैं विभाजन। तो ये जो P है वो अंतराल अल्फ़ा बीटा का विभाजन कहलाता है। तो अब पहले तो समझ ले किया क्या है, कि कोई भी एक वक्र लिया है सतत, ठीक है, सतत वक्र है C। तो जैसे मान लो ये वक्र लिया है कि ये वास्तविक अक्ष हो गई, ये काल्पनिक अक्ष हो गई, और ये कोई वक्र ले लिया C। ठीक है, इस वक्र C का समीकरण इस तरीके से लिया है xt प्लस आयोटा yt। अब इसका मतलब क्या है भाई, पहली बात तो z बराबर xt प्लस आयोटा yt, इतनी देर में लिख रहा था z बराबर x प्लस आयोटा y, लेकिन अब की बार लिख दिया xt प्लस आयोटा yt। तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि x भी किसी चर t पे निर्भर कर रहा है, y भी किसी चर t पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, कि जैसे मान लो x भी इस टाइप से कुछ हो सकता है कि x का मान हो इस टाइप से कुछ आए, x बराबर t², और जो y है वो इस टाइप से कुछ आ रहा हो। ठीक है ना, तो x किसी चर t का फंक्शन है, y भी किसी चर t का फंक्शन है।
तो इस टी को बोलते हैं प्राचल, कि यदि अकेला टी पता लग जाए ना तो एक्स और वाई दोनों पता लग जाते हैं। कि जैसे आपने टी की जगह 1 रख दिया तो 1 और 1 2, वाई का मान हो गया 2। टी की जगह 3 रख दिया तो 3 का स्क्वायर 9, तो एक्स का मान हो गया 9, या 3 रखोगे 3 और 1 4, तो वाई का मान आ गया 4। तो अकेला टी पता लग जाने से एक्स वाई दोनों पता लग जाते हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई दोनों किसी तीसरे चर टी पे निर्भर कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो टी है वो आप कहाँ से कहाँ तक रख सकते हो, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा से लेके बीटा तक रख सकते हो, ये कोई अंतराल लिया है अल्फ़ा से बीटा। ठीक है, कि टी का मान अल्फ़ा से लेके बीटा तक रख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी। अब देखो, अब मैंने क्या किया है कि ये जो अंतराल है अल्फ़ा बीटा, कि ये कोई अंतराल होगा अल्फ़ा बीटा, कि अल्फ़ा से लेके बीटा तक का कोई अंतराल है। तो ये जो अंतराल है तो इसको कई पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो एक तो हो गया टी नोट, और एक लास्ट में हो गया टी एन। तो ये टी नोट और टी एन तो क्या है, अल्फ़ा और बीटा खुद ही हैं। ठीक है, टी नोट और टी एन। तो टी नोट और टी एन तो अल्फ़ा बीटा खुद ही हैं, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो बीच के पॉइंट्स हैं। तो अब बाकी इसके बीच में कितने पॉइंट्स हैं देख लो। तो पहला पॉइंट हो गया T1, दूसरा पॉइंट हो गया T2, फिर हो गया T3, और लास्ट में हो गया Tn-1। तो ये पॉइंट्स हैं। तो अब टोटल कितने उप अंतराल हो जाएंगे भाई, कि ये पॉइंट था अल्फ़ा और ये पॉइंट था बीटा। ठीक है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव। ठीक है, ये अंतराल था कोई। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अंतराल था, अल्फ़ा से लेके बीटा तक। टी नोट अल्फ़ा कोई बोला है, टी एन बीटा कोई बोला है। ठीक है, और इसके बीच में T1 T2 T3 Tn-1 n-1 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो T1 T2 T3 Tn-1 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब टोटल उप अंतराल कितने हो गए। उप अंतराल का मतलब है ये कि यहाँ पे ये इस तरीके से। तो ये जो छोटे छोटे अंतराल दिख रहे हैं आपको, टी नोट से T1, T1 से T2, T2 से T3, टोटल कितने हो जाएंगे। तो देखो सीधा सीधा लॉजिक है, एक पॉइंट इंसर्ट करते हो तो 2 अंतराल बनते हैं, 2 पॉइंट इंसर्ट करते हो तो 1 2 3 अंतराल बनते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा के बीच में कितने पॉइंट इंसर्ट किए हैं, T1 T2 T3 Tn-1। तो n-1 पॉइंट्स इंसर्ट किए हैं, तो टोटल उप अंतराल कितने बन जाएंगे, n। तो ये तो लिखा है n उप अंतरालों में विभाजन किया गया है। ठीक है, इनके बीच में n-1 पॉइंट इंसर्ट करके टोटल पॉइंट कितने हैं, n+1। 2 ये खुद भी तो हो गए, तो टोटल पॉइंट है n+1। और आप केवल बीच के लिखना चाहो तो T1 T2 T3 से Tn-1 लिख लो, तो n-1 पॉइंट से n सब इंटरवल्स मिल जाएंगे। ठीक है, उप अंतराल मिल जाएंगे। अब ये जो पॉइंट्स लिए गए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिए गए हैं, बढ़ते हुए क्रम में। टी नोट उससे बड़ा T1, उससे बड़ा T2, उससे बड़ा Tn-1, सबसे बड़ा Tn। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिए हैं सारे पॉइंट्स। तो ये लिखा है यहाँ पे कि एक कोई कर्व है जिसकी इक्वेशन ये है, यहाँ x और y दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं। ये जो t है वो किस रेंज में लिया गया है, अल्फ़ा से बीटा, कि अल्फ़ा से लेके बीटा तक के मान रख सकते हो। जैसे जैसे बीच के मान रखते जाओगे उसी के हिसाब से xy मिलते जाएंगे, जैसे xy मिला उसी हिसाब से z। ठीक है, और जैसे जैसे z मिलता जाएगा उसी हिसाब से वक्र बनता जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा। तो पहले t आएगा, t से xy आएगा, जैसे ही xy आ गया फिर z आएगा, और फिर उस z को यहाँ पे डिनोट करेंगे, और उन जब सारे z को मिला देंगे तो ये वक्र c बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो कंटिन्यूअस कर्व है, सतत वक्र है। अब ये जो t लिए गए हैं कि अल्फ़ा से बीटा तक का जो इंटरवल था उसको डिवाइड कर दिया हमने, टी नोट T1 T2 T3 Tn-1 Tn, ये पॉइंट्स लेके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इन पॉइंट्स का जो सेट होगा T1 T2 T3 Tn-1 Tn, इन पॉइंट्स के सेट को बोलते हैं हम विभाजन। अंतराल अल्फ़ा से बीटा तक का जो अंतराल है उसका कोई विभाजन। ठीक है, तो ये एक विभाजन हो गया P। ठीक है, कि अंतराल अल्फ़ा से बीटा का कोई विभाजन है ये P। ठीक है, सेम टू सेम यही विभाजन हमने जब रीमान इंटीग्रेशन पढ़ा था सेकेंड ईयर में, रियल वाली बुक में, तब भी किया था। ठीक है, अब देखो इससे आगे क्या है। अब देखो जब मैं T1 रखूँगा भाई, तो जब मैं T1 रखूँगा तो उसके हिसाब से यहाँ xt1 yt1, x और y की कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो जो पॉइंट मिलेगा उसको बोल रहा हूँ z1। कि मान लिया ये है z1, कि जब मैंने T1 रखा ना
तो बिंदुओं, अब लिख रहा हूँ यहाँ पे, बिंदुओं T1, T2, T3, Tn-1 के संगत वक्र पर बिंदु Z1, Z2, Z3, Zn-1 लिए गए। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट है उसको तो नाम दे दो आप अल्फ़ा या टी नोट, ठीक है, या जेड नोट बोल दो उसको। ठीक है, टी नोट वाले को, कि टी नोट बराबर अल्फ़ा था तो उसको जेड नोट बोल दिया। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब T1 के संगत पॉइंट हो जाएगा Z1 है, T2 के संगत पॉइंट हो जाएगा Z2, T3 के संगत पॉइंट हो जाएगा Z3, और इसी टाइप से Tn-1 के संगत Zn-1 है, और लास्ट में Zn, ठीक है, Tn के संगत। तो ये पॉइंट्स आ गए कि जैसे जैसे आप T रखते जाओगे T के हिसाब से XY मिलते जाएंगे, XY के हिसाब से Z मिलता जाएगा। तो Z1 है, Z2, Z3, Zn-1, Zn, ये सब पॉइंट्स आ गए इस वक्र पे। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इन सारे पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, कि जैसे ये Z1, Z2 ये ले लो, तो Z1, Z2, ठीक है, Z2, Z3 ये डिस्टेंस हो जाएगी Z2, Z3, ठीक है, ये वाली। और इसी टाइप से Z3, Z4 कोई पॉइंट होगा तो उसके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, और लास्ट में Zn-1, Zn के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा घुमा लो, ताकि डिस्टेंस में और उसमें फ़र्क पता लग जाए कि एक्चुअल में डिस्टेंस और इसमें फ़र्क होगा। इस तरीके से ले लिया जैसे, तो ये पॉइंट है Z0, और ये पॉइंट है Z1, ये पॉइंट ले लो Z2, और ये पॉइंट हो गया Z3। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यदि आप डिस्टेंस निकालें तो ये Z0, Z1, ये डिस्टेंस हो जाएगी Z1, Z2, ये Z2, Z3, इस तरीके से। ठीक है, और इसी टाइप से आगे तक। तो सबकी डिस्टेंस निकाली है कि Z0 की Z1 से, ठीक है, फिर Z1 की Z2 से, Z2 की Z3 से, और इसी टाइप से आगे तक। और अब इन सारी डिस्टेंसेस को जोड़ रहा हूँ, क्या किया है, समीशन। तो देखो, पहले तो यूँ समझो डिस्टेंस को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे मेरे को ZK और ZK-1 की डिस्टेंस चाहिए, तो ऐसे लिखूँगा मैं ZK माइनस ZK-1। मैंने बताया था आपको पहले ही, जब भी ऐसे लिखते हैं मॉडुलस Z1 माइनस Z2, तो इसका मतलब होता है Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ये पहले बता चुका हूँ भाई बेसिक्स में, जो पहले की जो 3 क्लासें थी ना उन्हीं में बता दी ये बात। तो कि जब भी आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लिखे हुए मिले कि Z1 माइनस Z2 का होल मोड, तो इसका मतलब होता है Z1 Z2 के बीच की डिस्टेंस। तो ZK माइनस ZK-1 लिखा है, तो इसका मतलब है ZK और ZK-1 के बीच की डिस्टेंस। तो ये जितनी भी डिस्टेंस निकाली है, इन सारी डिस्टेंस को जोड़ दो। तो जोड़ने का मतलब है समीशन। और K कहाँ से कहाँ तक, 1 to N। तो सारी डिस्टेंस आ गई क्या, देखें चेक करके देखो एक बार। आप 1 रखोगे तो Z1 माइनस 1 0, तो Z1 माइनस Z0, तो Z1 माइनस Z0 आ गई पहली डिस्टेंस। 2 रखो तो 2 आ जाएगा, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, तो Z2 माइनस Z1 का मोड़, तो Z2 और Z1 के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। इसी टाइप से 3 रखोगे तो Z3 और Z2 के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। और लास्ट में जब n रखोगे तो Zn और Zn-1 के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो सबके बीच की डिस्टेंस निकाली है। समीशन लगाने का मतलब क्या है, ये जितने भी डिस्टेंस लिखी है ना भाई मैंने, ये सारी की सारी डिस्टेंस जोड़ दी। ठीक है, तो मोड ZK माइनस ZK-1 समीशन 1 to N। तो इसका मतलब है ये जो एक वक्र मिला है आपको, ये जो पॉलीगन मिला है, बहुभुज मिला है, Z0 Z1, फिर Z1 Z2, फिर Z2 Z3, इस तरीके से ये जो बहुभुज मिल रहा है सीधी दूरी निकालने से, तो इन सारी दूरियों को जोड़ा गया है। ठीक है, और अब ध्यान दें, अब क्या बोल रहा हूँ, तो ये दूरियाँ निकाल लिया आपने। ठीक है, इन पॉइंट्स के हिसाब से डिस्टेंस आ जाएगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कि मान लो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई। अब क्या करो, आप वापस से ये विभाजन बदल दो। जैसे मैंने ये पॉइंट्स लिए ना, अब आपको पता है एक अंतराल को डिवाइड करने के इनफाइनाइट वेज हो सकते हैं।
कि जैसे अंतराल है 1 से 2 तक। अब इसको यदि मेरे को तोड़ना है तो सेम चीज़ मैंने रियल में भी बताई थी सेकंड ईयर में, अभी भी बता रहा हूँ। इसको यदि आपको विभाजित करना है आप अपनी इच्छा से कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि आप एक पॉइंट ले लो 1.5, ये हो गया इसका विभाजन 2 उप अंतरालों में। आप इसके बीच में 2 पॉइंट डाल दो, 1.4, 1.8, तो 3 उप अंतराल मिल गए। जरूरी नहीं है सारे बराबर मिले, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप इसमें 10 पॉइंट भी डाल सकते हो, 1.1, 1.2, 1.3 इस टाइप से, ठीक है। तो हम हमारे हिसाब से चाहे जैसे विभाजन कर सकते हैं। तो अनंत प्रकार से विभाजन किया जा सकता है, हर बार पॉइंट्स अलग अलग आएंगे। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जो T1, T2, T3 है आप इनको बदल बदल के कई प्रकार से अलग अलग विभाजन कर सकते हो। तो इस विभाजन को बदला जा सकता है। जैसे ये T1, T2 बदलेंगे उसी हिसाब से XY बदलेंगे और उसी हिसाब से Z1, Z2, Z3 बदल जाएंगे। तो ये पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे और ये पॉइंट्स चेंज हो गए, फिर हम जैसे ही पॉइंट चेंज हुए हम दोबारा से यही डिस्टेंस वापस निकालेंगे, ठीक है। तो कुछ नया योग आ जाएगा। फिर इन T1, T2 को बदल देंगे, वो Z1, Z2 बदल जाएंगे, वापस से दूरियों का योग कर लेंगे। तो इस टाइप से जितनी भी दूरियां संभव है वो सारी की सारी दूरियां निकाल लो, ठीक है, इस विभाजन को बदल बदल के। तो सारी की सारी दूरियां निकाल ली और फिर ले वो उनका सुप्रीमम। सुप्रीमम मतलब उच्चक, कि मान लो मैंने 10 विभाजन ले लिए, तो जो पहला विभाजन लिया और फिर इन पॉइंट्स का, ये पॉइंट्स आए और इन दूरियों का योग करके देखा तो मेरे आया 5। फिर मैंने कोई दूसरा विभाजन लिया, ये पॉइंट्स आए, योग करके देखा तो मेरे आ गया 6। इसी तरीके से आ गया 5.5। इसी तरीके से एक बार 4 आया, एक बार 3 आया। तो ऐसे मैंने डिवाइड किया अलग अलग, अलग अलग T1, T2, T3 निकाले, उसके हिसाब से Z1, Z2 आए और ये जैसे जैसे Z1, Z2 आए इन दूरियों का योग कर करके देखा, ठीक है। तो एक बार 5 आई, एक बार 6, एक बार 5.5, एक बार 4, एक बार 3। तो अब ये जो अलग अलग विभाजन लिए थे उसके हिसाब से अलग अलग दूरियों का योग आया है। तो इसका सुप्रीमम क्या है? सुप्रीमम मतलब इनमें देख लो सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, ठीक है। वैसे तो सुप्रीमम की डेफिनेशन भी बताई हुई है आपको कि जो ऊपरी परिबंध होते हैं उनमें सबसे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ इनमें, तो इनमें जो सबसे बड़ा होगा वही सुप्रीमम बन जाएगा यहाँ। तो यहाँ सबसे बड़ा कौन है? 6, ठीक है, तो वही सुप्रीमम आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, अनंत विभाजन संभव है तो वो अनंत विभाजन निकालेंगे, उसके हिसाब से अनंत बिंदु आएंगे, ये दूरियाँ आएगी, इन दूरियों का योग कर करके देखेंगे। तो जो सबसे बड़ा होगा इस योग में, मतलब इसका जो सुप्रीमम होगा, उस सुप्रीमम को नाम दिया है मैंने L। जैसे यहाँ पे कितना आ रहा है, L का मान 6, ठीक है। अब यदि ये जो L है, ये जो L मिला है आपको, यदि ये लेस देन इनफाइनाइट रहता है तो सीधा सीधा मतलब ये है कि यदि इन दूरियों का योग, ठीक है, करो और उस योग का सुप्रीमम अनंत नहीं आता है, ठीक है, अनंत से छोटा, अनंत से छोटा मतलब कोई फाइनाइट नंबर, क्योंकि अनंत से छोटा कोई फाइनाइट नंबर ही होगा, ठीक है, अनंत तो होता नहीं है अनंत से छोटा। तो यदि इन दूरियों का योग का सुप्रीमम फाइनाइट रहता है, परिमित रहता है, तो ये जो वक्र C है ये कहलाता है रेक्टिफाइबल कर्व या चापकलनीय वक्र, ठीक है। तो दोबारा समझ ले क्या किया गया है कि Z बराबर xt प्लस आयोटा yt कोई वक्र C था, t का मान अल्फा से बीटा के बीच में है कि यहाँ से यहाँ तक ही वक्र बना रहा है, ठीक है। इस अल्फा बीटा का विभाजन किया था हमने T0, T1, T2, Tn-1 Tn, तो ये विभाजन लिया। इस विभाजन के हिसाब से पॉइंट्स आ गए Z1, Z2 वक्र पे, ठीक है, T0 के कोरस्पॉन्डिंग Z0, T1 के कोरस्पॉन्डिंग Z1, T2 के कोरस्पॉन्डिंग Z2, इस टाइप से, ठीक है। ये पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल ली, तो ये एक बहुभुज वक्र मिल गया हमको। ये Z0, Z1, फिर Z1 से Z2, फिर Z2 से Z3, ठीक है, कई सारी भुजाएं दिख रही है ना, तो एक बहुभुज मिल गया। यदि इस बहुभुज की लंबाई, तो कहने का मतलब है Z1, Z0, Z2, Z1, Z2, Z3, ये लंबाई निकाल लो इस पर्टिकुलर विभाजन P के लिए। इसी टाइप से दूसरा विभाजन करो, फिर लंबाई निकाल लो, फिर तीसरा विभाजन करो, लंबाई निकाल लो। तो जितने भी संभव विभाजन है वो सब कर लो और सबकी लंबाइयाँ निकाल लो, तो कई सारी लंबाइयाँ आ जाएगी। और फिर उन लंबाइयों का ले लो सुप्रीमम कि उनमें देख लो सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, या उसका सुप्रीमम जिस भी तरीके से निकल रहा है वो सुप्रीमम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सुप्रीमम आ गया। अब जैसे ही सुप्रीमम आया तो वो सुप्रीमम यदि अनंत नहीं आया है, अनंत से कम आया है कुछ, मतलब कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आई है,
तो इस वक्र सी को बोलेंगे चापकलनीय वक्र। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है चापकलनीय वक्र की। हमसे नहीं पूछी जाएगी डेफिनेशन, बस पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार लिखा हुआ आएगा कई थ्योरम के स्टेटमेंट में कि चापकलनीय वक्र इस टाइप से। ठीक है, तो उसके लिए बताइए। तो ये डेफिनेशन है चापकलनीय वक्र की। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ, जो क्या है सम्मिश्र समाकलन या सम्मिश्र रेखा समाकलन। ठीक है, तो अब ध्यान दें, तो पहले तो ये डेफिनेशन समझाइए आपको चापकलनीय वक्र की। कि चापकलनीय वक्र क्या होता है। तो अब देखें डेफिनेशन क्या है किसकी, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की या सम्मिश्र समाकलन की। ठीक है, इसी टाइप की है। तो ध्यान दें क्या है, सम्मिश्र समाकलन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो जो अभी डेफिनेशन समझाई थी उसी के हिसाब से। तो क्या है, माना C एक चापकलनीय वक्र है जिसका समीकरण निम्न है। ठीक है, कि माना C एक चापकलनीय वक्र है जिसका समीकरण निम्न है। तो क्या लिया था समीकरण, सेम उसी टाइप से xt प्लस आयोटा yt। ठीक है, और ये जो t है वो किससे किसके बीच में चल रहा है, अल्फा से बीटा के बीच में। ठीक है, तो साथ के साथ लिखते जाएं फिर समझ लेंगे इसको। तो z बराबर xt प्लस आयोटा yt, t किससे किसके बीच में है, अल्फा से बीटा के बीच में। तथा माना अल्फा बीटा, ये जो अंतराल है अल्फा बीटा का कोई विभाजन p निम्न है। तो इसका कोई विभाजन लिया है p, किस तरीके से लिया है, p बराबर t नोट तो अल्फा खुद ही हो गया, t1 t2 t3 tn-1 tn बराबर बीटा। ठीक है, तो ये विभाजन लिया गया है इसका कोई। ठीक है, और अब हाँ, तथा t के इन मानों, कौन से मान भाई, t नोट t1 t2 जो अभी भी बताए थे पहले, tn-1 tn के संगत। ठीक है, z के मान z0 z1 z2 zn-1 और zn है। ठीक है, माना fz सम्मिश्र चर z का फलन है जिसका विश्लेषिक होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है विश्लेषिक हो fz। ठीक है, विश्लेषिक नहीं होगा तब भी समाकलन कर सकते हैं। तो fz का विश्लेषिक होना आवश्यक नहीं है, लेकिन वक्र C के प्रत्येक बिंदु के संगत fz का एक निश्चित मान है। ठीक है, तो fz का एक निश्चित मान है। तो सम्मिश्र समाकलन की रीमान परिभाषा, तो रीमान डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन।
तो एफ जेड डी जेड अलॉन्ग सी किसके बराबर होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट समीशन के बराबर के फ्रॉम 1 to n एफ एक्साई के और जेड के माइनस जेड के -1। ठीक है, तो अब ध्यान दे क्या बोल रहा हूँ मैं, सेम वही कि सी एक चापकलनीय वक्र है। अभी अभी मैंने मतलब बता दिया था चापकलनीय वक्र का मतलब क्या है। तो ये पॉइंट है Z0, ये पॉइंट हो गया Z1, ये पॉइंट हो गया Z2, ये बीच में कहीं मान लिया मैंने ZK-1 और इससे आगे ZK और ये लास्ट में Zn और इससे पहले Zn-1। तो ये कोई वक्र C है। ठीक है, C का समीकरण ये लिखा हुआ ही, x और y दोनों t के फंक्शन हैं। ठीक है, t का विभाजन कर दिया वापस से वही t1 t2 tn tn-1, इन मानों के संगत z के मान Z0 Z1 Z2 Zn-1 है। और अब एक और कंडीशन बोली यहाँ कि एफ जेड जेड का कोई फंक्शन है जिसका विश्लेषिक होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रहे जरूरी नहीं है फंक्शन एनालिटिक हो या विश्लेषिक हो, फंक्शन एनालिटिक नहीं भी होगा तब भी समाकलन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे कि जरूरी नहीं है कि एफ जेड एनालिटिक हो, एफ जेड विश्लेषिक नहीं हो तब भी चलेगा। हाँ, लेकिन ये जो वक्र सी के पॉइंट्स हैं कि जैसे इस वक्र सी पे जितने भी बिंदु हैं ना, उन सब बिंदुओं के संगत एफ जेड का कोई ना कोई मान है, कोई ना कोई मान निकल रहा है, कोई ना कोई फिक्स वैल्यू है एफ जेड की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी पॉइंट के संगत कोई मान ही नहीं निकले एफ जेड का, हर एक पॉइंट के रिगार्डिंग कोई ना कोई फिक्स वैल्यू है एफ जेड की। ठीक है, तो रीमान की डेफिनेशन क्या है कि रीमान ने क्या डेफिनेशन दी समाकलन की, ये सूत्र दिया कुल मिला के। तो ये जो सूत्र से जो भी मान आएगा वो एफ जेड का वक्र सी के अनुदिश क्या कहलाएगा, समाकलन। तो अब देखो ये बोल क्या रहा है। अच्छा, ये एक्साई क्या है, जहाँ एक्साई के चाप ZK-1 ZK पर कोई बिंदु है। तो देखो इसको समझो ये डेफिनेशन को कि ये डेफिनेशन है क्या। ये बोल रहा है कि ZK-1 कि जो दो पॉइंट है ना ZK और ZK-1 उनका डिफरेंस। ठीक है, तो ये डिफरेंस इसको मल्टीप्लाई करना है आपको एफ एक्साई के से। अब एक्साई के क्या है, एक्साई के इस अंतराल में कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी। तो एक्साई के ये जो ZK से लेके ZK-1 तक कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कोई फिक्स पॉइंट हो, इसके बीच में होना चाहिए, बस कोई भी हो सकता है। तो इसका एक्साई के का मान ZK-1 भी हो सकता है, बीच में भी कहीं हो सकता है, और ZK खुद भी हो सकता है एक्साई के बराबर। तो ये जो एक्साई के है वो इस उप अंतराल में, ये जो ZK से ZK-1 वाला ये जो चाप है, एक तरीके से चाप बोलो, ये जो चाप है इस चाप पर कोई सा भी बिंदु हो सकता है। तो ये लिखा है मैंने कि एक्साई के चाप ZK-1 से ZK पर कोई भी बिंदु है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक चाप लो, उस चाप के बीच का बिंदु पे फंक्शन की वैल्यू निकालो और उनको आपस में गुणा करके जोड़ लो। और समीशन का मतलब है 1 से लेके n तक, मतलब ये जितने भी छोटे छोटे चाप हैं, ये चाप लिया, इसके बीच का कोई बिंदु लिया, उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, आपस में गुणा किया। समीशन का मतलब क्या होता है, प्लस। फिर अगला चलो, पहले 1 रखोगे तो Z1 माइनस Z0, तो Z1 माइनस Z0, बीच के कोई पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, गुणा कर लिया। अब 2 रखो तो Z2 माइनस Z1 और बीच के किसी पॉइंट पे वैल्यू, तो Z2 और Z1 के बीच में कोई पॉइंट, उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाली। ठीक है, आपस में गुणा कर लिया और जोड़ो अगला Z3 Z2, बीच का कोई पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, गुणा किया, जोड़ दिया। सबके लिए यही करेंगे कि हर बार क्या कर रहे हैं, चाप ले रहे हैं, बीच का पॉइंट ले रहे हैं, आपस में गुणा कर रहे हैं, जोड़ते हुए चल रहे हैं। Z2 Z1 लिया, बीच का पॉइंट लिया, गुणा किया, जोड़ लिया। Z3 Z2 लिया, बीच का पॉइंट लिया, फंक्शन की वैल्यू निकाली, गुणा किया, जोड़ लिया। सबके लिए Zn तक, सबके लिए ऐसे ही करेंगे। ठीक है, और सबको जोड़ लेंगे और उसके बाद में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई कर देंगे। तो फिर ये जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को बोलेंगे एफ जेड का वक्र सी के अनुदिश रीमान समाकलन या सम्मिश्र समाकलन। तो ये डेफिनेशन है। तो समाकलन का मतलब या रीमान समाकलन का मतलब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको इस फॉर्मूले से। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करते हुए। ठीक है, तो हर बार चाप लिया है, उसके बीच का कोई पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाली है और आपस में गुणा किया है, और Zn तक ऐसा ही करता हुआ चल रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है, बस ये ध्यान रहे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये लिमिट अप्लाई की है हमने। तो ये डेफिनेशन नोट कर लें, फिर देखेंगे क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो देखो इस लिमिट का मतलब क्या होता है बेसिकली, इस लिमिट का मतलब ये होता है कि जो आपने चाप लिए हैं ना भाई, ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं। आप खुद ही सोच के देखो कि जब मैं n पॉइंट्स में डिवाइड किया है, अभी तो मैंने केवल n पॉइंट्स में, और देखो ये चाप कितने छोटे छोटे मिल रहे हैं। और यहाँ लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, कि अनंत भागों में अनंत बिंदु। तो जब इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे हैं भाई, तो आप खुद ही देखें कि इनकी आकार क्या होगा, इन चापों का कितने छोटे हो जाएंगे ये, ठीक है कि नहीं। तो ये लिमिट का मतलब ये होता है कि वो जो मिलने वाले चाप हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, एक तरीके से उनकी लेंथ 0 टेंड्स टू 0 होगी, उनकी लेंथ इतने छोटे हो जाएंगे कि हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे कि कितने छोटे हैं वो, ठीक है। तो ये होता है लिमिट का मतलब, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करने का, कि वो जो मिलने वाले चाप हैं उन चाप की जो लेंथ है एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। तो इसको बोलते हैं सम्मिश्र समाकलन की रीमान डेफिनेशन, या फिर योग की सीमा के रूप में समाकलन, ठीक है। तो सम्मिश्र समाकलन की रीमान परिभाषा या फिर योग की सीमा के रूप में समाकलन। अब देखो क्वेश्चन है कुछ, तो वही देख लें अब क्या है। तो योग की सीमा के रूप में, ठीक है, एग्जाम्पल है बुक का 7.3.4। तो एग्जाम्पल है 7.3.4, योग की सीमा के रूप में समाकलन। ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने हैं। तो देखो क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ मैं पूरा, मैंने बता दिया है आपको कि योग की सीमा के रूप में समाकलन करते हुए इन समाकलनों का मान ज्ञात करें। ये काम करना है आपको, ठीक है, इन तीनों समाकलन का मान ज्ञात करना है। तो देखो कर देते हैं अभी। तो आ जाओ इसके सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सम्मिश्र समाकलन की रीमान परिभाषा से। तो सम्मिश्र समाकलन की रीमान परिभाषा से क्या है? सम्मिश्र समाकलन की रीमान परिभाषा कि सी एफ जेड डी जेड, अब ये भी लिखवाई थी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समीशन के फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्साई के जेड के माइनस जेड के माइनस 1, जहाँ एक्साई के चाप जेड के माइनस 1 जेड के पर कोई बिंदु है। तो आप देखो ये तो मैंने केवल डेफिनेशन लिखी है एज इट इज़ वापस। अब पहले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं जो कि है सी डी जेड, यही है। तो बताओ इसमें एफ जेड का मान कितना है? कंपेयर करो इससे सी एफ जेड डी जेड से। तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो एफ जेड की जगह क्या दिखेगा भाई? 1। और बताओ जब एफ जेड खुद ही 1 है तो जेड की जगह एक्साई के रखो, तो एफ एक्साई के भी क्या मिल गया? 1। तो ध्यान दे, दोबारा से समझ लें। पहले की यदि मैं बात करूं सी डी जेड की, तो डी जेड का गुणांक 1 है, तो एफ जेड बराबर 1, जेड की जगह एक्साई के रखा 1, तो एफ एक्साई के की वैल्यू मिली है 1। ठीक है, इधर तो जेड था ही नहीं ना भाई, तो रखता किसकी जगह? तो एफ एक्साई के बराबर 1। और अब इसका मान निकाल रहा हूं सूत्र से, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, समीशन k फ्रॉम 1 to n
एफ एक्स आई के का मान 1, जेड के माइनस जेड के माइनस 1। ठीक है, करो सोल्व। तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले एक रखो तो Z1 माइनस Z0। अब के का मान 2 रखो तो Z2 माइनस Z1। भाई 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा। 3 रखो तो Z3, 3 में से 1 गया 2 तो Z3 माइनस Z2। और इसी टाइप से लास्ट में n तक चलना है तो n रखो तो Zn माइनस Zn माइनस 1। अब देख लो कौन कट रहा है और कौन बच रहा है। ठीक है, तो यदि आप देखें तो Z1 से Z1 कट गया, Z2 से Z2 कट गया, इसी टाइप से Z3 इससे आगे वाले से कट जाएगा और लास्ट में Zn माइनस 1 भी कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा एक तो Zn और एक बचेगा Z0, इस तरीके से। ठीक है, करते हुए चल रहे हैं ना। Z1, ये रहा Z1, फिर Z2, फिर Z2, फिर Z3 और लास्ट में Zn माइनस 1। इससे पहले आएगा एक, ठीक है, उससे कट जाएगा। जब यहाँ आप n माइनस 1 रखोगे ना तो Zn माइनस 1 और n माइनस 1 में से 1 गया तो n माइनस 2, तो उस Zn माइनस 1 से ये लास्ट वाला Zn माइनस 1 कट जाएगा। तो कुल मिला के बताओ क्या बचा। तो ये बचा है Zn माइनस Z0। और अब जो क्वेश्चन था उसमें दिया गया था कि ये जो चाप C है ना भाई, ये चाप C वो A और B बिंदुओं को मिलाने वाला चाप है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि चाप C A और B बिंदुओं को मिलाने वाला चाप है। तो इतनी देर में अल्फ़ा बीटा बोल रहा था, तो अल्फ़ा बीटा नहीं है, AB है। अब तो अल्फ़ा बीटा की जगह AB आ गए हैं। तो Z0 का मान A है, Zn का मान B है। तो बिंदुओं AB को मिलाने वाला चाप है कोई, तो रख देंगे यहाँ। तो Zn की जगह B, Z0 की जगह A। और अब देखो जब n ही ख़त्म हो गया, लिमिट n पे ही तो चल रही थी, तो जब n ही नहीं बचा तो लिमिट भी नहीं बचेगी। तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, B माइनस ए। तो ये आंसर आ जाएगा इसका B माइनस ए। आप ध्यान दें दूसरा, ठीक है, ये मोड dz। तो अब ये दूसरा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, ध्यान दें। अब की बार है मोड dz। तो मोड dz आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1। तो वापस से देखो यहाँ fz बराबर क्या दिख रहा है भाई, 1। कंपेयर करो इसका इससे, तो fz बराबर 1 है तो f xi के भी 1 हो जाएगा। ठीक है, z की जगह xi के रख दो और अब निकाल लो इसकी वैल्यू मोड dz की। तो वापस से वही लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समीशन k फ्रॉम 1 to n f xi के, जो कि हो चुका है 1, z के माइनस z1, तो मोड z के माइनस z के माइनस। अब ये मोड कहाँ से आ गया, क्योंकि देखो मोड dz है भाई, तो इसलिए ये मोड लगा देते हैं हम यहाँ। ठीक है, कि मोड dz मतलब यहाँ मोड लगा दो। वापस से वैल्यूज़ पुट करो तो सेम टू सेम, पहले जब k की मान 1 है, 1 रखोगे तो z1 माइनस z0 का मोड, फिर k की जगह 2 रखो तो z2 माइनस 2 में से 1 गया तो z1 का मोड, और लास्ट में n रखो तो zn माइनस zn माइनस 1 का मोड। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है, मोड का मतलब क्या होता है। मोड का मतलब होता है उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो z1 और z0 के बीच की दूरी, तो निकालो z1 और z0 के बीच की दूरी, z1 और z2 के बीच की दूरी, इसी टाइप से z के और z के माइनस 1 के बीच की दूरी, लास्ट में zn और zn माइनस 1 के बीच की दूरी। ठीक है, तो मोड का मतलब होता है दूरी। और ये जो दूरी है भाई, इस दूरी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ क्या, कि जीवा z1 z0। देखो ये जो दूरी है इसको जीवा ही बोलते हैं ना भाई। जीवा का मतलब क्या होता है, जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा है।
दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, किसी भी वक्र के दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या होती है? उसकी जीवा। तो ये जीवा बोल सकता हूँ इस दूरी को, तो दूरी बोल लो या जीवा बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं कि जीवा Z1 Z0, तो जीवा बोल लो या Z1 Z0 के बीच की दूरी बोल लो, एक ही बात है, क्योंकि जितनी दूरी है उतनी जीवा की लंबाई होगी। ठीक है, जीवा Z2 Z1 और जीवा ZN ZN -1। तो चाहो तो दूरी बोल लो या बोल लो जीवा की लंबाई, एक ही बात है। और अब ये लिमिट अप्लाई करो, तो अब इधर समझो ये लिमिट का मतलब क्या होता है। तो देखो, यदि आपने फाइनाइट पॉइंट्स लिए हैं, तो अब इधर समझे आप, यदि आपने परिमित बिंदु लिए हैं भाई, तो ये तो है चाप कि चाप Z1 Z0 यूं घूम के आओगे तब, और ये जो सीधा आ जाओगे तो ये होगी जीवा, ये सीधा आ गए तो ये हो गई जीवा। तो फाइनाइट पॉइंट्स हैं, 2-4 पॉइंट्स लिए हैं, तो आपको दिख रहा है ये चाप की लंबाई अलग है, ये जीवा अलग है, तो ये बराबर नहीं होते हैं सामान्यतः, चाप की लंबाई ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, और जीवा सीधी दूरी है तो वो कम मिलेगी। लेकिन क्या हो कि अनंत बिंदु ले लिए जाएं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि इंसर्टेड जो पॉइंट है वो इनफाइनाइट हो चुके हैं, या इतना छोटा हो गया है चाप कि आप मेजर ही नहीं कर सकते। तो देखो, जैसे जैसे आप इस चाप को कम करते जाओगे, एक तो यूं इतना था चाप, तो जब आपने चाप लिया और जीवा ली तो आपको फर्क दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे बीच में पॉइंट्स बढ़ाते जाओगे तो ये चाप छोटा होता जाएगा। तो छोटा करके देखो चाप को, जैसे जैसे आप चाप को छोटा करोगे तो देखो जीवा और चाप की लंबाई, तो अब जीवा बोलो चाप बोलो एक ही बात है। सही है, तो मैंने तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई कर दी, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनफाइनाइट, ये लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या है, ये जो चाप है ना वो ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया है, Z1 Z0 के पास में ही आ गया है बिल्कुल। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो कितना है पता ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा ये चाप, तो उस टाइम चाप बोलो या जीवा बोलो एक ही बात है। ठीक है, इतना छोटा हो जाएगा चाप कि एक्चुअल में पता ही नहीं लग पाएगा कि कितना छोटा हो चुका। तो ये लिमिट अप्लाई करते ही जीवा बोलो या चाप बोलो एक ही बात है। ठीक है, संपाती हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो इसलिए लिख दिया चाप। ठीक है, ये लिमिट अप्लाई करते ही। और अब देखो, चाप की लंबाई Z1 से Z0, चाप की लंबाई Z2 और Z1, तो Z1 Z0 चाप की लंबाई, Z2 Z1 चाप की लंबाई, तो ये चाप की लंबाई, फिर ये चाप की लंबाई, फिर ये चाप की लंबाई, तो एक तरीके से पूरे के पूरे चाप की लंबाई नहीं आ गई? आ गई। तो कुल मिला के यूँ लिख सकता हूँ, वक्र C की लंबाई है भाई, वक्र C छोटे छोटे चापों से ही तो बना है, Z1 Z0 चाप, Z1 Z2 चाप, फिर Z3 Z2, फिर इसी टाइप से बढ़ते बढ़ते पूरा, तो एक तरीके से पूरा का पूरा वक्र C आ गया, तो वक्र C की लंबाई। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, कई थ्योरम्स में यूज़ करूँगा मैं डायरेक्ट। ध्यान रखें, जब भी मोड dz दिख जाएगा तो मैं बोल दूंगा वक्र C की लंबाई। अब यदि वक्र C वृत्त हुआ तो वृत्त की लंबाई 2πr, उसकी परिधि। ठीक है, तो कई जगह यूज़ करेंगे, तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रहे। कई थ्योरम्स के स्टेटमेंट में यूज़ किया जाएगा इसे, मोड dz। मोड dz का मतलब होता है वक्र C की लंबाई, कि उस वक्र की लंबाई कितनी है, और जनरली वृत्त ही मिलेगा, और वृत्त की लंबाई होती है उसकी परिधि 2πr, r उसकी त्रिज्या। अब ध्यान दें, जो लास्ट है इसमें, ठीक है, इसी का ही थर्ड, तो क्या है, अब देखें, हाँ भाई, अब बात कर रहे हैं थर्ड की। तो यह है CDZ। तो देखें यहाँ आपकी बार FZ बननी है, तो यहाँ FZ, तो FZ की तुलना करो तो Z मिलेगा, तो FZ की जगह क्या है, Z। तो अब समाकलन का मान भी आएगा कुछ ना कुछ, तो ZDZ। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो बताओ यहाँ से FZ बराबर Z था ना,
तो एफ इक्जाई के किसके बराबर होगा? जेड की जगह इक्जाई के रखो तो यहाँ भी इक्जाई के, तो जेड की जगह इक्जाई के तो इधर भी इक्जाई के, तो एफ इक्जाई के बराबर इक्जाई के। तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट समीशन के फ्रॉम 1 to n एफ इक्जाई के, तो एफ इक्जाई के का मान कितना है? इक्जाई के। ध्यान रहे भैया, एफ इक्जाई के बराबर था, एफ इक्जाई के बराबर था इक्जाई के, तो एफ इक्जाई के की जगह इक्जाई के, और ये आया कहाँ से था? यहाँ से इक्जाई के रखा था यहाँ, तो दोनों तरफ इक्जाई के, तो कुल मिला के एफ इक्जाई के हो गया इक्जाई के, तो इसलिए एफ इक्जाई के की जगह इक्जाई के। और अब ध्यान दें, अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे? ये जो इक्जाई के होता है, इस इक्जाई के लिए मैंने आपको बता रखा है, ये इक्जाई के, ये जो वक्र दिख रहा है ना जेड के और जेड के -1, ये जो चाप दिख रहा है, इसके बीच में कोई बिंदु होता है, ठीक है। तो सिमेट्री से हम क्या करेंगे? एक बार तो इक्जाई के को जेड के बराबर ले लेंगे, और एक बार इक्जाई के को जेड के -1 के बराबर ले लेंगे, कि इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। तो एक बार तो लास्ट में ले लिया, एक बार शुरू में ले लिया, ठीक है, इक्जाई के को। तो इक्जाई के बराबर जेड के ले लो एक बार तो, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है सी जेड डी जेड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट समीशन के फ्रॉम 1 to n, यहाँ रख दो इक्जाई के की जगह जेड के माइनस जेड के -1, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 1। और एक बार आप इसको ले लो जेड के -1 के बराबर, तो एक बार इक्जाई के को ले लो जेड के -1 के बराबर, तो एक बार इक्जाई के की जगह रख देंगे जेड के -1, तो अब की बार रख दिया जेड के -1, ठीक है। वही समीशन के फ्रॉम 1 to n जेड के -1। तो ध्यान दें मैंने क्या किया है कि इक्जाई के बीच में कोई पॉइंट होता है, इस चाप पे कहीं भी कोई बिंदु हो सकता है, इस चाप के ऊपर, ठीक है, इस चाप के ऊपर कोई बिंदु होता है, तो बीच में भी हो सकता है, किनारों पे भी हो सकता है। तो एक बार तो जेड के ले लिया, एक बार जेड के -1 ले लिया, तो ये जो इक्जाई के था, एक बार तो इसकी जगह जेड के रख दिया, और एक बार इस इक्जाई के की जगह जेड के -1 रख दिया, तो दो समीकरण मिल गए। अब इन दोनों को जोड़ लो। तो देखो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे है भाई, तो क्या मिलेगा? तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, तो देखो LHS जोड़ो, तो 2 की और 1 की LHS देखोगे तो सेम ही है, तो जुड़ के डबल, तो 2z dz अलोंग C, तो वक्र C के अनुदिश z dz का समाकलन, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट कॉमन, समीशन समीशन कॉमन। तो ध्यान दे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और समीशन k फ्रॉम 1 to n कॉमन, और कौन कॉमन? जेड के माइनस जेड के -1 भी कॉमन, देख लो। लिमिट कॉमन है, ये रही, यहाँ भी लिमिट, यहाँ भी लिमिट कॉमन, समीशन समीशन कॉमन, और ये जेड के -1 जेड के माइनस जेड के -1 ये भी कॉमन। तो यहाँ बचा जेड के और यहाँ बच गया जेड के -1, दोनों को जोड़ा है तो प्लस आ जाएगा बीच में। तो पहले में बचा जेड के, दूसरे में बच गया जेड के -1, दोनों को जोड़ा है तो बीच में प्लस। तो लिमिट कॉमन थी, समीशन कॉमन था, और जेड के माइनस जेड के -1 कॉमन था, तो यहाँ जेड के बच गया, यहाँ जेड के -1 बच गया, तो जेड के प्लस जेड के -1, ठीक है भाई। अब ध्यान दें, समीशन के फ्रॉम 1 to n a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अब समीशन खोल दो, तो अब समीशन खोल देंगे, तो पहले 1 रखो, तो z1 का स्क्वायर माइनस z0 का स्क्वायर, 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा यहाँ। फिर 2 रखो तो z2 का स्क्वायर माइनस z1 का स्क्वायर, और लास्ट ही लास्ट में zn रखो तो zn का स्क्वायर माइनस zn -1 का स्क्वायर,
ठीक है। तो पहले 1 रखा तो Z1 माइनस Z0, फिर 2 रखा तो Z2 माइनस Z1, और फिर लास्ट में n रखा तो Zn माइनस Zn माइनस 1। ठीक है। अब देख लो कौन कट रहा है और कौन बच रहा है। तो Z1 से Z1, इससे आगे फिर Z2 से Z2, और लास्ट में Zn माइनस 1। जैसे पहले वाले में काटा था ना मैंने, इसमें CDZ वाले में, वैसे ही इसमें भी कटेंगे। ठीक है, सेम टू सेम इसी की तरह कट जाएंगे। Z1 से Z1, Z2 इससे अगले वाले से, और Zn माइनस 1 भी इससे अगले वाले से। इससे पहले जो भी होगा Zn माइनस 1, पहले एक टर्म में होगा Zn माइनस 1 उससे। तो यहाँ भी कौन बचेगा? तो यहाँ बचेगा Zn स्क्वायर माइनस Z0 स्क्वायर, और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो Zn लास्ट पॉइंट है B, Z0 A, यही तो है। Z0 मतलब A, Zn मतलब B, और ये पूरा किसके बराबर आ रहा है? 2C Z dz। अरे ये तो चल रहा है, देखो 2Z dz along C, तो 2Z dz का इंटीग्रेशन along C। तो मेरे को ये 2 नहीं चाहिए, मेरे को केवल Z dz का समाकलन चाहिए C के अनुदिश। तो Z dz का इंटीग्रल along C, तो इस 2 का भाग दे दूंगा। अच्छा, इस लिमिट का कोई सेंस नहीं है भाई, ठीक है ना। A और B पे लिमिट अप्लाई होगी ही नहीं। अब A और B तो लिमिट से फ्री हैं, लिमिट n पे वेरी कर रही थी, n तो ख़त्म हो चुका अब। तो जब n ही नहीं है तो लिमिट भी गई, तो केवल b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इस 2 का भाग लग जाएगा इसमें, तो 2 का भाग लग जाएगा, तो ये आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। तो ये आंसर है। ठीक है। तो इस तरीके से तो 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मतलब एक एग्जाम्पल डिस्कस किया है। बाकी इससे आगे जो भी होगा वो कल। ठीक है।